Good morning, students. Can you hear me out there? बोल सकते yes no? Yes, sir. Okay. सुनाई दे रही है पूरी आवाज? आप में से काफी बच्चों ने कल का होमवर्क किया, जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो किया, जो बोर्ड पे लिखे हुए नोट्स मैंने लिखने को कहा था उन्होंने लिखा। बच्चों आज हम लोग OCM कंटिन्यू करेंगे और एक और नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सो आज हमारे दो सब्जेक्ट्स के लेक्चर है, आपको पता है, OCM एंड अकाउंट्स। ओके, प्लीज पे अटेंशन। ओके, हम लोगों ने कौन सा चैप्टर शुरू किया बच्चों OCM में? चैप्टर नंबर, टेल मी। First chapter. First chapter. What is the name of the first chapter? It's already there. Introduction. Commerce and economy. Introduction of commerce and business. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस हमने शुरू किया पिछले लेक्चर में, और पिछले लेक्चर में जो सीखा है 5 मिनट्स, लेट्स रिवाइज एंड देन प्रोसीड। तो पिछली बार हमने शुरू किया था एक चार्ट से। चार्ट की शुरुआत किससे हुई थी, बोलो फटाफट। Human activities. Activities which are performed by human being are called human activities, and human activities कितने टाइप्स की होती है बच्चों, बोलो। Two types. Non-economic activities, economic activities. Non-economic activities are the activities which are performed for what kind of requirement? Personal, regional, cultural, social and sentimental requirements, right? Without any monetary expectation in our mind. जब हम कोई काम करते हैं बिना पैसे के बारे में सोच के, तो उसको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेल्पिंग अ पर्सन टू क्रॉस द रोड, टीचिंग your younger brothers and sisters, your mother is working at home, okay, if your father is teaching you or if you're reading book, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और क्योंकि हमने कॉमर्स लिया इसलिए हमने ज्यादा फोकस किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। रोटी कपड़ा और मकान कमाने के लिए इंसान मेहनत करता है, मशक्कत करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें ऑलवेज हमारे माइंड में मॉनेटरी कंसिडरेशंस और रिटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ लेबर वर्किंग इन अ फैक्ट्री टू अर्न वेजेस, एन ऑफिसर इज वर्किंग in an office to earn salaries, a businessman is running a shop to earn profits. So being a commerce students, we have to mainly focus on economic activities, and economic activities are further classified into Three parts. three. First, Employment. Professional. Profession. profession. Third, Business. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें एक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें एक एम्प्लॉई होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर वर्क ऑफर करता है और एम्प्लॉई उस काम को एक्सेप्ट करता है। ओके, व्हेन एम्प्लॉई इज वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर, ही इज सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। और जो एम्प्लॉयमेंट में रहता है बच्चों, उसको रिटर्न क्या मिलता है? व्हाट इज द इनकम ऑफ Wages or salary? Salary or wages. Salaries are generally paid once in a month, and wages are paid on timely basis, generally hourly basis or generally। दूसरी ऑप्शन, और हमने कल स्पेशल बच्चों एम्प्लॉयमेंट को लेकर मीनिंग और फीचर्स पढ़ी कि नहीं? साथ है कि नहीं? सबके सामने बुक रखी है कि नहीं? कीप योर नोटबुक ओपन डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पढ़ा, व्हेन पीपल आर वर्किंग फॉर अदर पीपल इन द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, एंड दे आर वर्किंग फॉर द रेम्युनरेशन और मंथली सैलरी और डेली वेजेस, ये पढ़ा हमने। उसके 7 फीचर्स पढ़े। आपके सामने बुक होगी, मेरे पास नहीं है, आप लोग बुक में देख के बताइए पहला पॉइंट क्या था एम्प्लॉयमेंट का? फर्स्ट फीचर Aim. What is the aim? Obviously to earn the income so that employee and employer both can satisfy their needs, दोनों अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। सेकंड क्या था फीचर? Qualification. क्वालिफिकेशंस की जरूरत है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? स्किल्ड है या अनस्किल्ड? Type अगर of job. स्किल्ड एम्प्लॉई है तो उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे नर्स का एग्जांपल लिया था,
लेकिन अनस्किल्ड ऑफिस बॉय या प्यून का काम कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है बोलिए? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। Monetary returns. मॉनिटरी रिटर्न्स आपको पता है, जो ज्यादातर ऑफिस में काम करता है उसको सैलरी मिलती है, जो लेबर का काम करता है उसको वेजेस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्या एम्प्लॉय को? क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते। नो, because the capital is invested by the employer. Okay, only he has to follow the rules and regulations which are mentioned in the terms and condition, under the terms and conditions of the contract. Right. Next point, रजिस्ट्रेशन registration होता है क्या एम्प्लॉयमेंट का कहीं पे? No. बच्चों, ये 7 के 7 पॉइंट्स आज मैं आपको प्रोफेशन को लेकर भी बताने वाला हूँ। सेम पॉइंट्स है, इसलिए ये पॉइंट्स याद कीजिए। इन ओसीएम पॉइंट्स आर एवरीथिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। Non-transferability. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या कोई अपना काम किसी को ऐसे ही ट्रांसफर कर सकता है कि भाई कल से मैं काम पे नहीं जाऊंगा, तू जाना? इज इट पॉसिबल? No, no. Actually, it is not possible, cannot be transferred. Or next and last point, नेचर ऑफ वर्क Work. nature of work depends upon nature of job. Job. If I am a teacher, then what should I do? Teaching. Teach the student. टीचर क्या करेगा? टीचिंग। अगर डॉक्टर है तो वो क्या करेगा? पेशेंट को चेक करेगा ना। बस, तो जैसा जॉब वैसा काम। ओके, ये हमने कल पढ़ लिया था एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इन शॉर्ट हमने प्रोफेशन डिस्कस किया था। बच्चों, प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? चार्ट में लिखा हुआ है, जिसमें क्वालिफाइड और स्किलफुल प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को स्पेशल सर्विसेज देते हैं और बदले में क्या मांगते हैं? बोलिए। Fees. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और तीसरी ऑप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या थी? बिजनेस। Business. बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन। उसमें वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स Distribution. एंड सर्विसेज। और वो सोसाइटी को और कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू अर्न Profit. Earn Profit. profit. पूरा चार्ट सबके माइंड में बैठ गया है कि नहीं? बोलो यस या नो। Yes. अभी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर हमने कल पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट। और आज आपके सामने दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी, ये रही। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग सीखेंगे सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या नाम दिया था हमने उसका? चार्ट में दिख रहा है आपको बोर्ड पे? Profession. के बाद क्या आएगा? तीसरा सबसे बड़ा जो हम साल भर पढ़ेंगे, Business. बिजनेस। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए। अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखे तो पहले बिजनेस दिया है, बाद में प्रोफेशन और बाद में एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को लेकर 2 ही क्वेश्चंस है। ये जो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन है ना, उनको लेकर बस मीनिंग और फीचर्स और डिस्टिंग्विश। मतलब एक तरफ मीनिंग फीचर्स एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा दोनों का डिस्टिंग्विश। और ये दोबारा आप एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में ओसीएम में नहीं पढ़ने वाले और किसी चैप्टर में नहीं आए। लेकिन बिजनेस इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पूरा ओसीएम उसी से भरा पड़ा है। इनफैक्ट कॉमर्स जब तक पढ़ोगे 5 साल कॉलेज में बिजनेस के बारे में ही पढ़ो। तो बिजनेस को लेकर मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा बड़ा है। फिर बिजनेस का चार्ट और आगे बढ़ेगा। बच्चों, कल का जो चार्ट आपने बनाया वो खत्म कहाँ पे हुआ? राइट साइड सब पे सबसे नीचे क्या लिखा है? चार्ट एंड कहाँ पे हुआ? राइट साइड सबसे नीचे क्या लिखा है? बिजनेस लिखा है ना? टेल मी यस और नो, जल्दी। शो योर पार्टिसिपेशन, शो योर एक्साइटमेंट। Yes, sir. ग्रांटेड। यहाँ पर Yes. पढ़ाई डिटेल में ही होगी और आपको पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है।
तो जो बिजनेस पे खत्म हुआ ना, आगे वही चार्ट बिजनेस से कंटिन्यू होगा। फिर आगे हम सीखेंगे बिजनेस के दो पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर हम सीखेंगे इंडस्ट्री के 5 या 6 टाइप्स है। फिर हम देखेंगे कॉमर्स के दो पार्ट्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर हम देखेंगे ट्रेड के दो पार्ट्स है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। फिर हम देखेंगे होम ट्रेड के दो पार्ट्स है, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड के 3 टाइप्स है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरप्राइज। तो ये चार्ट आगे बहुत विशाल महाकाय चार्ट होने वाला है बिजनेस का। ट्रेड को लेकर अलग से चैप्टर है, इंटरनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर अलग से आपको सिखाया जाएगा। सो द एंटायर यू कैन से द सिलेबस ऑफ ओसीएम इज फुल ऑफ बिजनेस। इसलिए हम पढ़े हैं बिजनेस के बारे में, उसके पहले ये 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। ओके, तो हमने एम्प्लॉयमेंट समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, उसके फीचर समझ लिए। अब आज डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोफेशन के ऊपर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की कोशिश की, क्योंकि अगर पूरा मैं जितना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में और हम लोग जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स देने वाले हैं उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन वो सब यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जाऊंगा तो हमारा चैप्टर पूरा नहीं होगा। अब वंस अगेन आई रिमाइंड यू ऑल कि ये 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स खत्म होने के बाद जब हमारा FYGC ऑनलाइन बैच शुरू होगा तो उसमें ये सारे चैप्टर्स हम रीस्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ के आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये तो 2 हफ्ते हम लोग आप इसको एज अ डेमो समझिए, या हम लोग इसको एज अ फ्री लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे। इसलिए नोट मेकिंग फॉर्म में ये शॉर्ट में नोट्स हमने तैयार किए हैं और आपको समझ में पूरा आएगा। जैसे कल जो बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दिया आप लोग ने लिखा, वो 100% क्लियर है सबको? एक बार फिर से बताओ, यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. Clear. समझ में सब आएगा। और उसके बाद इवन सेल्फ स्टडी करोगे ना, आपके पास जब टेक्स्ट बुक आ जाएगी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक या हमारे एक्स्ट्रा नोट्स, तो आपको फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ के पूरा ही समझ में डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा ओवर देयर। यहाँ पे 2 लाइन लिखी है तो वहाँ पे 5-6 लाइन में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, लेकिन जितना यहाँ लिखा है वो भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है। सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू OCM चैप्टर नंबर 1 नेम्ड एज इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसमें हम आज सीखने जा रहे हैं प्रोफेशन के बारे में। जिनके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है वो देख सकते हैं GTB यानी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4, उसपे इसका मीनिंग और फीचर्स आपको दिखाई देंगे। जिनके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के PDF में देख सकते हैं, और जिनके पास ये दोनों नहीं है वो एटलीस्ट यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको कहीं पे किसी भी बुक में नहीं देखना है, लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है, अगर आपके पास बुक है या PDF है तो उसमें से ये सब रीड कर सकते हो डिटेल में, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर हमें फिलहाल किसी भी बुक या PDF की जरूरत नहीं। Okay, and today again I'll send you the photos of whatever is written on the board, including the notes of OCM and accountancy, as well as the instructions about the next lecture, timing about the next lecture and the homework to be done. वो सब कुछ आपको बोर्ड पे जो भी लिखा है फोटो हमारे WhatsApp ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशन का मीनिंग। प्रोफेशन को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। और जो प्रोफेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं, व्यवसायी। मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं ये कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं आपसे डील कर रहा हूँ, आप मेरे क्लाइंट्स हो। तो जिसमें क्लाइंट्स के साथ डील किए करते हैं प्रोफेशनल्स, और वो अपने क्लाइंट्स को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। मीनिंग पढ़ते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है क्लियर? एक बार फिर से जानना चाहूंगा मैं। Yes, sir. कहीं पे किसी का नेट इश्यू है तो शायद उसको दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुनिए, क्या लिखा है समझ में आ जाएगा, और फोटो में आपको क्लैरिटी के साथ वो मिल जाएगा। क्योंकि फिलहाल आपको लिखना नहीं है, देखना है, और देखने से ज्यादा जरूरी सुनना है। प्लीज पे अटेंशन। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ स्किलफुल एंड क्वालिफाइड पर्सन रेंडर का मतलब गिव, देना, स्पेशल सर्विसेज, राइट?
प्रोफेशन क्या, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस या नो में जवाब दो। Yes, sir. यस, उसमें पैसा कमाते हैं। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच, उस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? एक स्किलफुल एंड क्वालिफाइड पर्सन होता है। जितने भी प्रोफेशनल्स है वो ज्यादातर स्किलफुल होते हैं कि नहीं, क्वालिफाइड होते हैं कि नहीं? डॉक्टर्स, लॉयर्स, कोचिंग क्लासेस में हम लोग जो पढ़ाते हैं टीचर्स, वो स्किलफुल और क्वालिफाइड होते हैं ज्यादातर। स्किलफुल एंड क्वालिफाइड पर्सन रेंडर मतलब वो देता है, गिव व्हाट, स्पेशल सर्विसेज टू अर्न इनकम, दैट इज फीस। तो स्किलफुल और क्वालिफाइड लोग अपने क्लाइंट्स को स्पेशल सर्विसेज देते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है बच्चों? टू अर्न, व्हाट डू दे अर्न? Fees. फीस। ओके, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीए का फुल फॉर्म सबको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फुल फॉर्म पता है सबको? सीए का फुल फॉर्म? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कि फिल्मों में काम करने वाले फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, वो लोग भी फीस लेते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स। आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स के बहुत सारे। कुछ प्रोफेशनल ऐसे भी है जो नौकरी करते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो मीनिंग इज क्लियर, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्किलफुल और क्वालिफाइड लोग फीस कमाने के लिए स्पेशल टाइप की सर्विसेज रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जो कल हमने चार्ट में जो लिखा था वो भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो पर्सन सर्विसेज देते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं और जिनके साथ वो डील करते हैं उनको क्लाइंट्स कहा जाता है। ऐड करके आप मीनिंग तैयार कर सकते हैं। और बच्चों, आप सबके पास नोटबुक खुली है ना? कल के एम्प्लॉयमेंट के सारे फीचर्स के पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको बुक में? बोलो यस या नो। Yes, sir. Yes. How many points are there? Yes, sir. How Yes, many sir. points are there? Yes. 7. 7. Same 7 points are there again, but they are about profession. ठीक है, अब ये प्रोफेशन के बारे में देखिए, कल हमने सीखा था, कंपेयर भी करते हैं साथ साथ में, आपको एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का डिस्टिंग्विश भी बताते जाऊंगा। फीचर्स तो समझेंगे और उसको कंपेयर भी कीजिए एम्प्लॉयमेंट से। फर्स्ट पॉइंट है एम। एम्प्लॉयमेंट में भी फर्स्ट पॉइंट एम था कि नहीं? यस। नाउ व्हाट इज द एम? अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपका एम क्या है? एम इज टू अर्न मनी। अगेन ऑब्वियसली प्रोफेशनल जो है पैसे के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट वो ज्यादा प्रोफेशनल आदमी हम कहते हैं ना, जो पैसे को लेकर ज्यादा सजग रहता है कि नहीं मुझे टाइम पे पेमेंट चाहिए, पेमेंट नहीं मिला तो मैं आगे एक्शन लूंगा। ये लोगों, इस तरह से जो लोग बात करते हैं हम उनको प्रोफेशनल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कि ये आदमी पैसे को लेकर एकदम प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल लोगों का मेन एम क्या होता है? टू अर्न मनी, पैसा कमाना, प्लस रेंडर सर्विस। ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग यू, मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं आपसे पैसे कमाऊं, मुझे फीस मिले ऑब्वियसली, लेकिन इसके अलावा मेरा ऑब्जेक्ट है मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, राइट? सो टू रेंडर सर्विस, रेंडर मतलब गिव, प्रोवाइड, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट्स। तो ये तीन मुख्य हेतु, ये तीन ऑब्जेक्ट्स, एम्स है। पहला टू अर्न मनी, दूसरा टू प्रोवाइड सर्विसेज, रेंडर सर्विसेज, एंड तीसरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट। आप सोचिए, मैं एक लॉयर हूं, आप मेरे पास केस लेके आए तो ऑब्वियसली मैं उसकी फीस लूंगा, है कि नहीं? दूसरा, आपको सर्विसेज दूंगा, आपके पेपर बना के दूंगा, कोर्ट में डेट लेके दूंगा, सारी बात आपके बिहार पे करके आ जाऊंगा तो सर्विस भी दूंगा। और तीसरा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, राइट? अगर मैं डॉक्टर हूं और आप मेरे पास एज अ पेशेंट आते हैं तो ऑब्वियसली मैं फीस लूंगा, आपको दवाई दूंगा, सर्विसेज दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा कब क्या करना, क्या खाना पीना, राइट? और प्लस अगर आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ ज्यादा सीवियर डिजीजेस है या कुछ ऐसा है तो मैं उसको लेकर हेल्प करूंगा। तो इस तरह से प्रोफेशनल का के ये ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने है, टू अर्न मनी, टू प्रोवाइड सर्विसेज, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स। पहला एम क्लियर? और साथ साथ में कंपेयर करते जाइए आप लोग कि एम्प्लॉयमेंट का एम क्या लिखा है, ताकि दोनों का कंपैरिजन कर सकें। Okay. सेकंड पॉइंट बच्चों, कल के एम्प्लॉयमेंट में भी सेकंड पॉइंट क्वालिफिकेशन था, इधर भी क्वालिफिकेशन है। टेल मी, अब यहाँ पे प्रोफेशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है? स्किल्ड और अनस्किल्ड पे डिपेंड करता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड जैसे फैक्ट्री में मजदूर का काम करना है, बोझा उठाने का काम करना है, ऑफिस बॉय
या प्यून का काम करना है, तो वो सब अनस्किल्ड है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और स्किल्ड है तो जरूरत है, लेकिन प्रोफेशन तो पूरा स्किल्ड ही है ना बच्चों, राइट? व्हाट डू यू से? अगर हाँ, आपको yes, sir. Yes, sir. बनना है तो वो तो स्किलफुल ही रहता है, इसलिए उसके लिए क्वालिफिकेशन ज्यादातर होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में उसको क्या करना पड़ता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी होती है, नॉलेज अचीव करना। डॉक्टर बनना है तो पहले आपके कॉलेज के जो 5-7 साल है, कॉलेज में जाओ, पढ़ो, साइंस के बारे में सीखो, मेडिकल के बारे में सीखो। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज आपको करना पड़ता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको अचीव करना पड़ता है, ये पहली जरूरत। उसके बाद प्लस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर बन गए ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको पेशेंट को चेक करना, सर्जरी करना, कैसे उस सर्जरी की जाती है, बहुत मुश्किल काम होता है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। और उसके बाद जब आपके पास MBBS या MD, BHMS, BAMS की डिग्री आती है, तब जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो डॉक्टर की, राइट? अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉयर भी वही काम करेगा, पहले पढ़ाई करेगा जिसको कहेंगे हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर ट्रेनिंग किसी और बड़े लॉयर के अंडर में ऑफिस में काम करेगा, और पढ़ाई लिखाई करके जब एग्जाम देगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसको डिग्री मिलेगी, तो वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशन जो है वो ज्यादा सख्त है और उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत तो है ही, साथ में ट्रेनिंग की भी जरूरत है और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर वो मैं खुद ही नहीं पढ़ा हूं तो कैसे पढ़ूं? जो मैं खुद नहीं पढ़ा हूं वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे मेरे पास खुद के पास वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, तब जाके मैं आपको अच्छी सर्विसेज दे पाऊंगा, राइट स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट इज एम, सेकेंड इज क्वालिफिकेशन, थर्ड है फाइनेंशियल रिटर्न्स। बच्चों एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है? कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं आप लोग एम्प्लॉयमेंट को प्रोफेशन से? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. एम्प्लॉयमेंट के लिए Yes, क्वालिफिकेशन हो sir. भी सकता है, नहीं भी हो सकता, स्किल्ड है या अनस्किल्ड, लेकिन प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। Yes. एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है? मॉनेटरी रिटर्न, एम्प्लॉयमेंट करने वाले को सैलरी या Salary, वेजेस। wages, लेकिन प्रोफेशन करने वाले को क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? fees. Fees. फाइनेंशियल रिटर्न्स, फीस इन जनरल, हालांकि जनरली फीस मिलती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मेरा ये खुद का इंस्टीट्यूट है, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो मुझे फीस मिलेगी। लेकिन अगर मैं साथ साथ किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूँ, किसी और कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से मुझे क्या मिलेगी बताइए? Salary. सैलरी। तो ज्यादातर बच्चों प्रोफेशनल को क्या मिलता है? फीस। लेकिन समटाइम्स दे मे रिसीव सैलरी, कभी कभी उनको सैलरी भी मिल सकती है। देखिए पॉइंट्स में कुछ लिखा है, प्लीज पे अटेंशन। फाइनेंशियल रिटर्न्स में लिखा है फीस इन जनरल, इनकम इज नॉट फिक्स्ड। प्रोफेशनल की इनकम फिक्स नहीं होती, ज्यादा क्लाइंट्स है ज्यादा इनकम, हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स है ज्यादा फीस, कम है कम। लेकिन अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ एज अ टीचर, तो फिक्स सैलरी मिलेगी कि नहीं? बोलो यस या नो। Yes, sir. तो लास्ट पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट है फीस इन जनरल, सेकंड पॉइंट इट इज नॉट फिक्स्ड, थर्ड है कैन रिसीव सैलरी इफ वर्क्स एज एम्प्लॉय। तो अगर प्रोफेशनल एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, तो फिर वो दोनों कैटेगरी में आ जाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाएगा और प्रोफेशन भी आ जाएगा। Yes, sir. जो लोग सीए करते हैं, आप आपके अगर कोई कजिन्स या रिश्तेदार ने Yes, sir. सीए किया हो, उनको पूछना सीए किस में आता है, आप बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो किस में आता है? एम्प्लॉयमेंट में, Profession. Professional. प्रोफेशन। लेकिन ऐसे बहुत सारे आपके पहचान में हो सकते हैं लोग जिन्होंने सीए किया और वो किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो दे आर द प्रोफेशनल्स बट दे कैन रिसीव सैलरी समटाइम्स, ओके? तो एकदम हार्ड एंड फास्ट ऐसा गला मत पकड़ देना कि अरे आपने तो बोला था कि उनको फीस मिलती है तो उसको तो सैलरी मिलती है, मिल सकती है। इसलिए कोई पत्थर की लकीर मत समझिए कि ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो जो नहीं भी होता वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। ज्यादातर सैलरी मंथली होती है, वेजेस डेली होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वेजेस भी मंथली पे कर सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब डेली बेसिस पे होता है। तो कई कई बातें कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको थोड़ी अलग मिले, ठीक है? लेकिन ये जो लिखा है ये जनरल है,
याद रखिए। ओके, एम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, फाइनेंशियल रिटर्न्स। चौथा है कैपिटल। बच्चों, अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं पढ़ लिख के, तो मेरे पास दो चॉइस है कि मैं खुद का दवाखाना खोलूं, खुद की डिस्पेंसरी खोलूं, या किसी हॉस्पिटल में जॉब करूं, राइट? अगर मैं खुद का दवाखाना खोलूंगा तो मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बोलो यस या नो? Yes. जगह लेनी पड़ेगी, उसमें सारे इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो अगर प्रोफेशनल खुद की प्रैक्टिस Yes, sir. करते हैं तो Yes. उनको कैपिटल की Yes. जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी और के अंडर में काम करते हैं तो उनको कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं किसी हॉस्पिटल में एज अ विजिटिंग डॉक्टर या एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ तो मुझे कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए कैपिटल यहाँ पे चौथा पॉइंट है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में भी था। क्या एम्प्लॉय को कैपिटल की जरूरत पड़ती है बच्चों? No. कौन देता है? एम्प्लॉयर करते हैं प्रोफेशन। कैपिटल में लिखा है, देखिए, नीडेड मतलब No. कैपिटल की जरूरत पड़ती है इफ वर्क्स इंडिपेंडेंटली। सो इफ एज अ डॉक्टर आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंटली तो मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इफ एज अ सीए आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंटली, मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड नॉट नीडेड इफ वर्क्स अंडर समवन। अगर किसी के अंडर में मैं काम कर रहा हूं तो मुझे कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट डिपेंड्स। ओके, समझ में आया? फीचर नंबर 4। देन फीचर नंबर 5 देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी था रजिस्ट्रेशन। बच्चों, क्या एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है क्या? No. नहीं, कहीं पे उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ओनली No. ही हैज टू फॉलो द रूल्स एंड Regulation. regulations which are mentioned in the terms and condition of a contract, right? लेकिन प्रोफेशनल की बात करें ना, तो प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं बच्चों, कुछ प्रोफेशन, सारे नहीं, उसके लिए कंपलसरी आपको गवर्नमेंट की एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाई गई है, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे सुन रहे हैं आप लोग क्लियरली? सम प्रोफेशंस, मैं आपको 3 प्रोफेशंस का एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला प्रोफेशन है लॉयर्स का, या कोई भी एग्जांपल लीजिए, लॉयर या सीए। लॉयर्स मतलब वकील। अगर आप लॉयर बन जाते हो, आप एलएलबी पास करते हो, उसके बाद मास्टर ऑफ लॉ करते हो, ठीक है, आप लॉयर बन गए। लेकिन अगर आपको अदालत में जाना है, केस लड़ना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ध्यान से सुनना, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार एसोसिएशन, बैरिस्टर, बैरिस्टर वर्ड सुना है कि नहीं आपने बच्चों? Yes, sir. आपको बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जाके उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में जाके आप अदालत में केस लड़ सकते हो। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशन को कंटिन्यू करने से पहले Registration. रजिस्ट्रेशन। दूसरा एग्जांपल सीए। अगर आप सीए की पढ़ाई कर लेते हो, किसी सीए के ऑफिस में 3 साल काम किया, पहले आपने फाउंडेशन, 3 लेवल की एग्जाम होती है, सीए फाउंडेशन, उसके बाद सीए इंटर और सीए फाइनल, और किसी और सीए के ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है, आर्टिकलशिप। जैसे इंटर्नशिप होती है ना, सुना है कि नहीं इंटर्नशिप? वैसे आर्टिकलशिप होती है। आप काम करते हो और आपके हाथ में एग्जाम देने के बाद सीए की डिग्री आ जाती है, अच्छी बात है। लेकिन आपको भी ICAI, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? ICAI फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में जाके रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीए के तौर पे काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा एग्जांपल, डॉक्टर, दवाइयों का डॉक्टर। पढ़ लिख के भी लोग डॉक्टर बनते हैं, पीएचडी करके भी डॉक्टर बनते हैं, पता है कि नहीं सबको? लेकिन हम पेशेंट को चेक करने वाले डॉक्टर की बात करते हैं। आप डॉक्टर बन गए, आपके हाथ में डिग्री आ गई, लेकिन पेशेंट को चेक करना, दवा खाना शुरू करना, हॉस्पिटल में विजिट करने से पहले मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपको प्रोफेशन करना है तो प्रोफेशन में कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। सो लेट्स सी द एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन। रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा है? कंपलसरी फॉर सम प्रोफेशंस, नॉट ऑल द प्रोफेशंस, यू कैन से कुछ ही प्रोफेशंस ऐसे हैं
जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रोफेशंस। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो वो प्रोफेशंस में देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले लॉयर्स। जो लॉयर्स होते हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यस सर। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका नाम है, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जो सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो दीज आर सम प्रोफेशंस। और डॉक्टर्स होते हैं उनको मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो बैरिस्टर बनोगे, वकील बनोगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन किए बिना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। डॉक्टर बनोगे, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जाके रजिस्ट्रेशन किए बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सीए बन जाओगे तो सीए का अलग से इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मतलब जनरल रूल ये है कि प्रोफेशनल्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। Is that clear? Point number 5 is clear. Point number 6, non-transferability. बच्चों कल हमने डिस्कस किया था, क्या एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफरेबल है? नो सर। तो वैसे ही बच्चों ये तो और भी सख्त है, क्या प्रोफेशन ट्रांसफरेबल होना चाहिए? नहीं। नो। अगर अगर कोई डॉक्टर बरसों से अपने पेशेंट को चेक कर रहा है, बरसों से, आपका फैमिली डॉक्टर है, और अचानक से आज वो डॉक्टर आपसे कह रहा है कि मैं अभी कल से दवा खाने नहीं आऊंगा, मेरा बेटा है। वैसे तो मेरा बेटा सीए है, लेकिन वो पेशेंट को चेक भी करेगा। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे? नो सर। सीए है, सोचिए, इसका मतलब कि हाँ, अगर उसका बेटा भी डॉक्टर है, उसके पास भी वही काबिलियत है तो बात अलग है। लेकिन ऐसे ही आप किसी भी अनजान या स्ट्रेंजर को अपना प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नो नहीं। ओके, बिल्कुल। तो लिखा है कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर्स। ठीक है, बाकी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर साहब बूढ़े हो गए, रिटायर हो रहे हैं, तो अपने असिस्टेंट को वो अपना बिजनेस लेके जाते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट भी डॉक्टर होता है, उसके पास भी वही काबिलियत होती है, तब ऐसे किसी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। 7th पॉइंट इज अगेन सेम, नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉयमेंट में भी था ना ये नेचर ऑफ वर्क। तो एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ जॉब पे। जॉब। तो नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ प्रोफेशन। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्रोफेशन। डॉक्टर है तो उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना कि पेशेंट को चेक करना? पेशेंट को। और अगर सीए है तो उसका प्रोफेशन क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना या कोर्ट में जाके केस लड़ना? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना। यस। और अगर लॉयर है तो उसका काम क्या होगा? कोर्ट में जाके केस लड़ना या पेशेंट को चेक करना? कोर्ट में जाके केस लड़ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्रोफेशन। सो इन सच अ वे, this is the meaning and these are the 7 features of profession. Any questions, any doubts about profession you want to ask? सबको सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में यस आया। सर। तो एक और ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने सीख ली आज। पिछले लेक्चर में आपने डिटेल में एम्प्लॉयमेंट सीख लिया, और आज आपने डिटेल मतलब और भी डिटेल में तो बुक्स आने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आइडिया सबको पूरा मिल चुका है कि एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में क्या है। आप सब ये अपने आसपास, आपके घर में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, आसपास पड़ोसी काम करते हैं, आपके कजिन्स या जो भी अंकल्स काम करते हैं, उनके बारे में सोचिए और दिमाग में लाइए कि वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का जो को लेकर जो क्वेश्चंस है वो हो गए। बस इन दोनों का डिस्टिंग्विश है जो आप बुक में पढ़ोगे, जब बुक आएगी तब उसमें से पढ़ के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज इसके फीचर्स को देख के और जो आपने कल एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स पढ़े उनको भी बाजू में रखोगे तो डिस्टिंग्विश आपके माइंड में 3-4 पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट करने वाले को क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस जनरली, और प्रोफेशन को क्या मिलता है जनरली? फीस। राइट। एम्प्लॉयमेंट जो करता है उसको कैपिटल की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो प्रोफेशन करता है अगर वो खुद का इंडिपेंडेंट करे तो कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। राइट। और
एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोफेशंस का। बोलो यस या नो। Yes. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर अनस्किल्ड है तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, स्किल्ड है तो थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन प्रोफेशन के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी चाहिए। सो कैन यू मेक द कंपैरिजन ऑफ द टू? Yes, sir. Yes, समझ sir. सकते हो ना? ओके। फिर भी अब हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और उसमें पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो हम शुरू करें। उसके पहले ब्रेक ले, उसके पहले आई एम वेटिंग, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आई एम वेटिंग। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बोर्ड पे लिखा गया है उसका स्क्रीनशॉट। जो हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं उनके लिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो ऑनलाइन है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, उनको तो इसका फोटो मिल जाए। आई एम वेटिंग, किसी को कुछ पूछना है तो। Yes, sir. हाँ, नाम बताओ। जानवी। जानवी, यस पूछो। सर, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो फिर वो काउंसिल में ये रजिस्ट्रेशन करता है या फिर सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करता है ना? काउंसिल ना, ये जो है ये सारे रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ने बनाए गए, तो वहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है ना। तो फिर उसको सवाल ये भी, सेट ऑफ बॉडी बोलेंगे या फिर काउंसिल बोलेंगे? दैट इज काउंसिल और एसोसिएशन। उसको हम वो भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो द बॉडी, गवर्निंग बॉडी विच कंट्रोल्स सर्टेन प्रोफेशन। आप अगर कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हो तो आपको काला कोट पहनना पड़ता है कि नहीं, है ना? तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियमावली है, वो पूरा ये एसोसिएशन तैयार करता है। ऑब्वियसली दे आर द बॉडी, दे आर द रजिस्टर्ड बॉडी, दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। जानवी, यस सर। ओके। बाकी इसमें कई तरह के इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट है, कई तरह के इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट चलाती है। ये सब गवर्नमेंट ने बनाए हैं इंस्टीट्यूट। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत सख्त है ना। वकील अगर चाहे तो झूठ को सच, सच को झूठ में बदल सकता है। अगर उसके ऊपर बार काउंसिल का कंट्रोल नहीं हो तो पूरा हिला सकता है। उसके कुछ एथिक्स होते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स, मेडिकल, उसको लेकर कुछ नेग्लिजेंट हुआ, इंसान की जान जा सकती है। CA, बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम घोटाले होते हैं, उसमें CA लोगों का भी हाथ होता है। देखा है कि नहीं स्कैम 92? यस सर, देखा है ना? तो इस तरह से कुछ प्रोफेशन ऐसे है ना जो देश की अर्थव्यवस्था, देश का लॉ एंड ऑर्डर, देश के लोगों की जान, इन सब को लेकर खतरा हो सकता है। इसलिए उनके ऊपर नजर रखने के लिए ये बॉडी बनाई गई है जो इनके ऊपर नजर रखती है। ओके, अब ब्रेक पे जाऊं? यस सर। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स कंप्लीट। 5 मिनट के ब्रेक के बाद सब लोग आइए वापस, फिर अकाउंट शुरू। Okay, sir. Okay, students, are you all there? Once again, are you all there? यस सर। Yes, Back sir. to your seats और शुरू करते हैं एक नया सब्जेक्ट। बच्चों, OCM के लिए आपको अलग नोटबुक बनानी है और अकाउंट्स के लिए अलग नोटबुक। भले ही हम Okay. यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स में एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे सबका, लेकिन इसके बाद फ्री लेक्चर्स के बाद अगर आप क्लासेस नहीं भी जा रहे या कॉलेज से ही पढ़ाई करोगे तो भी वो नोटबुक में लिखा हुआ आपके काम आएगा। और उस नोटबुक में आने वाले चैप्टर्स के और भी नोट्स बना बना के आप लिख सकते हो। सो रिमेम्बर, यू हैव टू कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। इज Okay, दैट sir. क्लियर? OCM Yes, के sir. लिए अलग नोटबुक में लिखना है, मैं फोटो भेजूंगा। और अभी अकाउंट्स के लिए अलग से नोटबुक बनाना है। शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, जो मैंने पिछले लेक्चर में इंस्ट्रक्शंस दी थी आप लोगों को, वीडियोस देखने थे, देखा क्या सबने? Yes, sir. यस मैंने सर। देखे। एक आपको देखना था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मीनिंग, डेफिनेशन हम सीखेंगे थोड़े दिन के बाद।
अकाउंटेंसी का मीनिंग डेफिनेशन भी सीखेंगे थोड़े दिन के बाद, लेकिन उस वीडियो में शॉर्ट में समझाया है, इसलिए मैंने कहा है कि उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अंदाजा आ जाएगा। नहीं समझ में आया चिंता मत करो, जब हम टेक्स्ट बुक में से बुक में से डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। एंड दूसरा वीडियो देखने को कहा था सिलेबस, तो बच्चों सिलेबस का वीडियो भी देखा क्या सबने? यस सर। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में टोटल कितने चैप्टर्स है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अगर आप ओसीएम की टेक्स्ट बुक या पीडीएफ देखें तो ओसीएम में टोटल 8 चैप्टर्स है, पूरे साल में 8 चैप्टर्स, लेकिन वो 8 जो है वो 12-13 के बराबर चैप्टर्स है, बड़े बड़े। वैसे ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में टोटल 10 चैप्टर्स है। सबसे बड़ा, सबसे लेंदी सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा टाइम लेगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लेगा। ये 2 हफ्ते के जो फ्री लेक्चर्स है ना, ये पूरे 2 हफ्ते डेली अकाउंट्स का तो लेक्चर होने ही वाला है, लेकिन ओसीएम अभी 4-5 लेक्चर के बाद फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फिर एसपी का और फिर अकाउंट्स का। लेकिन ये पूरे 2 हफ्ते अकाउंट्स डेली चलेगा, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग, डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश सब कुछ पढ़े, उसके पहले हम आज शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। यू कैन सी द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, कैन यू रीड इट प्लीज? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू चैप्टर? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये और इसके बाद के 2 अकाउंट्स में बच्चों पहले 2 चैप्टर्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा थियरी है, वो जब तक आप नहीं सीखोगे तो आपको अकाउंट्स प्रैक्टिकली आएगा ही नहीं। अकाउंट्स के 2 पहलू हैं, एक थियरी और दूसरा प्रैक्टिकल। जैसे मैथ्स में सीधा आप प्रैक्टिकली करते हो, सीधा सम सॉल्व करते हो, उसमें आपको मीनिंग, डेफिनेशंस कम आता है ना, सीधा सम सॉल्व करते हो। लेकिन अकाउंट्स में थियरी भी सीखनी पड़ती है और प्रैक्टिकल भी, इसलिए सबसे वास्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेकिन उसको हम शॉर्ट में कहेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लेकिन ये जो हमारे लेक्चर्स चलेंगे बच्चों 2 हफ्ते के, इन 2 हफ्ते में वो चैप्टर इतना बड़ा है कि 100% पूरा नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सकता है हम सिखाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, शुरुआत करेंगे हम लोग मोर देन 40 टर्म्स से। यानी सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स की भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाले मोर देन 40 वर्ड्स के बारे में बताने वाला। 40 से भी ज्यादा, मिनिमम 40 तो है ही है, इट कैन बी 50 और मोर, लेकिन हम लोग पहले वो 40 वर्ड्स को सीखेंगे, शब्दों को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम अकाउंट्स की भाषा सीखेंगे। तो इसलिए आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने यहाँ पर ओसीएम में तो आपको बता दिया कि प्रोफेशन जो है उसके बारे में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे देखिए, लेकिन अकाउंट्स के बारे में जो भी मैं सिखाने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको पेज नंबर का रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है और कुछ चीजें नहीं है। सो प्लीज पे अटेंशन। अकाउंट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और वो जो टर्म्स है वो टेक्सचुअल भी है और नॉन टेक्सचुअल भी है। इसलिए मैं आपको ये 2 हफ्ते में जो अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको जीटीबी या किसी भी बुक का पेज नंबर नहीं बताऊंगा, बस आप ये नोट्स देखिए, समझिए, नोटबुक में लिखिए और पढ़िए। फिर जब बुक आएगी आपको आइडिया आएगा कि कितना टेक्सचुअल है, कितना नॉन टेक्सचुअल, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करें हमारे टर्म्स या टर्मिनोलॉजी। जो टर्म्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं उनको टर्मिनोलॉजीज कहा जाता है। तो हम 40 से भी ज्यादा टर्म्स या टर्मिनोलॉजी सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे 3। यानी आप सोचिए एक लेक्चर में अगर आप 4 सीखोगे तब जाके 10 दिन में 40 टर्म्स सीख पाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए जब तक हमारे ये 2 हफ्ते के लेक्चर्स खत्म नहीं होते तब तक अकाउंट्स तो चलेगा ही, और साथ में दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शंस मैं देते जाऊंगा, उसके हिसाब से लर्निंग। ठीक है, तो shall we begin with basic accounting terms, textual plus non textual। और दिख रहा है आपको सबसे पहले कौन सा टर्म लिखा है मैंने बोर्ड पे?
सबसे पहला शब्द पढ़ने आ रहा है किसी को? ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शंस। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप कहीं भी जब कोई भाषा सीखते हो तो उस भाषा से रिलेटेड आपको शब्द आने चाहिए। इकोनॉमिक्स की अपनी भाषा है, अकाउंट्स की अपनी भाषा है, मैथ्स की अपनी भाषा है, प्लस कर माइनस कर। आपके फोन की अपनी भाषा है, इसको क्लिक कर, सेव कर, डिलीट कर, सेंड कर, फॉरवर्ड कर, है कि नहीं? वर्ड्स यूज करते हो कि नहीं? राइट। तो वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ये असेट में डाल, ये लायबिलिटी में डाल, ये प्रॉफिट में डाल, ये लॉस, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, ये गुड्स है कि असेट है, ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है, ये करंट लायबिलिटी है कि फिक्स लायबिलिटी है, ये टर्म्स है। ये जर्नल में लिखना है कि लेजर में, इसका नरेशन क्या आएगा? सुन रहे हैं आप लोग? मुझे सुन रहे हैं कि नहीं? यस या नो? यस Yes. सर। ये सारे वर्ड्स अभी फिलहाल आपके लिए अनफेमिलियर है। इसको जर्नल में एंट्री कर। जेएफ क्या है इसका? जेएफ जर्नल फोलियो नंबर क्या है? नरेशन कैसे लिखते हैं बताना जरा। ओके, पोस्टिंग कर इसका। इसका डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? ये जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी, जो बोल रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स आपके लिए अनफेमिलियर है। अगर आप इनको नहीं सीखेंगे तो आपको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी कैसे आएगा? इसलिए बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, वो सब बाद में। पहले कुछ टर्म्स सीख लो ताकि आपको जब शब्द समझ में आएंगे तो आपको वाक्य समझ में आएगा। वाक्य समझ में आएगा तो भाषा समझ में। ओके, पहला टर्म है ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले जानना है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। बुक कीपिंग का मतलब होता है बिजनेसमैन जो रोजमर्रा की लाइफ में लेन देन करता है ना, लेन देन को कहते हैं ट्रांजैक्शन। हिंदी में कहेंगे ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, गिव एंड टेक। तो बिजनेसमैन रोज अपनी दुकान पे, फैक्ट्री पे, शॉप पे बैठ के चीजों को लेन देन करता है, खरीदता बेचता है, उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शंस। और हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड वो एक खास बुक में दर्ज करता है कि मैंने आज 10,000 का गुड्स बेचा, ठीक है, मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मैंने मेरे मैनेजर को आज इतनी सैलरी दी, ठीक है, आज मैंने दुकान का भाड़ा भरा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्या है? बच्चों ये क्या है? ट्रांजेक्शन। Transaction. और इन ट्रांजैक्शंस को एक खास किस्म की बुक होती है, ध्यान से सुनना, खास किस्म की बुक होती है, उन बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उन बुक्स में। और जब ये लेन देन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। उसको कहते हैं बुक कीपिंग। recording the day-to-day transactions performed by a businessman into a separate set of books is called as bookkeeping. और वही बुक कीपिंग साल खत्म होने के बाद आपको बताती है कि पूरे साल बिजनेस करके फायदा हुआ, नुकसान हुआ, है कि नहीं, प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये जानने के लिए आप स्टेटमेंट्स बनाते हो साल के एंड में। उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बस आज के लिए समझ में आ गया ना सबको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या है? यस सर। हिसाब किताब कहते हैं लोग उसको, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में कहें तो रोज जो हमारा लेन देन होता है उसको किसी खास बुक में रिकॉर्ड करना है, इसको बुक कीपिंग। और उन्हीं रिकॉर्ड्स की मदद से ये पता लगाना कि हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है, स्टेटमेंट बनाना और सब कुछ जानना, साल भर में हमने क्या किया क्या नहीं, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। उसमें समराइज किया जाता है, उसमें क्लासिफाई किया जाता है, उसमें इंटरप्रेट किया जाता है, उसमें रीडिंग किया जाता है। बहुत इसके जो डेफिनेशंस और मीनिंग है उसमें टाइम लगेगा, इसलिए फिलहाल घाई नहीं करते हम, उनको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा, जब मैंने बुक कीपिंग का मीनिंग बताया तो मेरे मुंह से सबसे पहले निकला ट्रांजैक्शंस। बिजनेसमैन रोजमर्रा की लाइफ में जो लेन देन करता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आज का हमारा पहला टर्म, जो 40+ टर्म्स हम लोग सीखने वाले हैं, उसका सबसे पहला टर्म बोर्ड पे आपके सामने है। टर्म का नाम है ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों आज हम सीखते हैं ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। एकदम सिंपल है। हिंदी में क्या हो गया? लेन देन। इंग्लिश में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। exchange of goods and services between two persons or parties is called transaction. मेरी दुकान है,
स्टेशनरी की, आप मेरी दुकान पे आके कहते हो सर मुझे 1 डजन पेन देना, मैंने आपको पेन दिया, मेरे लिए सेलिंग है, आपके लिए बाइंग है, मैं सेलर आप बायर, हम दोनों दो पार्टीज हैं, आपके और मेरे बीच में लेन देन हुआ, उसको क्या कहेंगे बच्चों? Transaction. ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, उसकी आप मुझे फीस देते हो, तो आपके मेरे बीच में क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। Transaction. दो पार्टीज के बीच में जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, ध्यान से देखना। ट्रांजैक्शन का मीनिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्संस और टू पार्टीज, और ट्रांजैक्शंस दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे से चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा नहीं होता, चीजों को एक के बदले दूसरा शेयर किया जाता है। जैसे आप मुझे बताइए, आपकी फर्नीचर की दुकान है, ध्यान से सुनना, और मैं आपकी फर्नीचर की दुकान पे आता हूँ एक चेयर खरीदने, और मैंने चेयर खरीदी और आपको 5,000 रुपया कैश दिया या 5,000 रुपया चेक दिया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। लेकिन मैं आपकी फर्नीचर की दुकान पे आता हूँ चेयर खरीदने, ध्यान से सुना, और चेयर ले ली मैंने, और मैं आपको बदले में 2 टेबल दे रहा हूँ कि आप मुझे चेयर दे दो और बदले में मेरे 2 टेबल्स ले लो, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी। इसको बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। Have नॉन you heard this मॉनेटरी। word? नॉन मॉनेटरी। आपने ये वर्ड सुना है, बार्टर? Yes. यस सर। नॉन मॉनेटरी इज सेम एज बार्टर। उसमें क्या हो गया, कुर्सी ले ली और टेबल दे दिया, गेहूं लेके चावल दिया, जिसमें पैसे का यूज नहीं होता उसको नॉन मॉनेटरी कहते हैं। बोलो, सबको क्लियर हो गया? ट्रांजैक्शन का मीनिंग और उसके दो टाइप्स क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। यस Exchange of goods and services between two persons and there are two types. अब देखते हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के ऊपर क्या मीनिंग है। पहले मॉनेटरी के बारे में देखिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब लिखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है पैसे के लिए या मनीज वर्थ के लिए। जैसे आप चेक को मनीज वर्थ कह सकते हैं। चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, टेल मी। लोग कार्ड पेमेंट करते हैं, वो भी मनीज वर्थ। तो मनी या मनीज वर्थ के सामने जब गुड्स का लेन देन होता है बच्चों, वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। समझ गए? और बच्चों मॉनेटरी ट्रांजैक्शन फिर से दो टाइप का होता है। अपने माइंड में चार्ट बनाओ, ट्रांजैक्शन के दो टाइप्स बताइए पहले। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी को साइड पे रखते हैं। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब बताइए जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फॉर मनी और मनी इज वर्थ। लेकिन ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी नहीं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो आगे दिख रहा है आपको, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है सबको? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ इज कॉल्ड monetary transaction and there are also two types. दिख रहे दो टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दिख रहा है सबको? नहीं तो मैं और क्लोज लाता हूँ। तो चलो अब बताओ, अब दिख रहा है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के दो टाइप्स दिख रहे हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ए नाम दिया है, तो ए के दो टाइप दिख रहे हैं, A1 A2 दिख रहा है सबको? Yes. ए क्या दिख रहा है, पढ़ो? Cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन। A2 क्या दिख रहा है? Credit transaction. यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है। एक कैश ट्रांजैक्शन जिसमें जिस दिन खरीदा उसी दिन पैसा दिया। आप मेरे दुकान पे आए, आपने नोटबुक खरीदी और मुझे आज का आज पैसा चेक से दे दिया, कैश से दे दिया, कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश। लेकिन आपने कहा सर मैं बुक लेके जाता हूँ, पैसा 10 दिन में देता हूँ, चलेगा क्या? मैंने कहा ठीक है चलेगा। कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। क्रेडिट, समझ गया ना? रोकड़ा तुरंत दिया तो कैश, और बाद में फ्यूचर में दोगे तो क्रेडिट। यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप देखिए, कैश एंड क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शंस में लिखा है कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। कैश को तुरंत पे किया जाता है या लिया जाता है इमीडिएटली। वो कौन सा ट्रांजैक्शन बच्चों? आप ही बोलिए घर बैठ के। Cash transaction. ओके। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली बट एट अ लेटर डेट, है ना? इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता, लेकिन कब मिलता है? थोड़े दिन के बाद। थोड़े दिन के बाद उसको क्रेडिट। यानी इन सिंपल वर्ड्स,
रोकड़े में खरीद के आते हो तुरंत पैसा देते हो तो कैश ट्रांजैक्शन, और उधारी में खरीद के आते हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये सब आपको पता ही है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये दोनों मिलके कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, एक बार फिर से बताओ। Monetary मॉनिटरी। transaction. यस, क्लियर हो गया। अब बताओ, ट्रांजैक्शन का एक पार्ट मॉनिटरी तो समझ लिया आपने, लेकिन दूसरा पार्ट क्या है? Non-monetary transaction. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज। गेहूं लेके चावल दिया, Non monetary. लेके टेबल दिया, है ना, गेहूं लेके चावल दिया, कुर्सी लेके टेबल दिया। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। पैसा लेके गुड्स दिया तो मॉनिटरी, लेकिन चीज लेके चीज दी, गुड्स लेके गुड्स दिया, कुर्सी लेके टेबल दिया, गेहूं लेके चावल दिया तो नॉन मॉनिटरी कहा जाएगा उसको। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी और मनी इज वर्थ। विदाउट मनी और मनी इज वर्थ, आपको दिख रहा है उसका नाम? barter Barter transaction. transaction. तो सबसे पहला टर्म, आपको बुक कीपिंग सीखना है तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन समझना चाहिए, क्योंकि बुक कीपिंग में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? Transactions. और एक बात, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है ना, ये असल में बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और ज्यादातर बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते होंगे? मॉनिटरी के नॉन मॉनिटरी? Monetary. तो ये जनरल रूल है कि ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? पहला टर्म ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं डेली लेन देन करता हूँ। देखो हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा है, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखेंगे एक ही लाइन में उसका दिया है, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी लिखा है यहाँ पे समझाने के लिए। तो बच्चों, मैं आज दुकान पे गया 10,000 रुपए लेकर, रोकड़ा, मेरे जेब में 10,000 रुपए कैश है, और मैं दुकान पे गया और दुकान पे जाके मैंने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर में चेयर खरीदी, टेबल खरीदा, ऑफिस टेबल। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? पहला सवाल, यस या नो? Yes, sir. यस। ओके, तो ये खरीदा, और वो फर्नीचर की दुकान आपकी है। ध्यान से सुनना, अगर वो फर्नीचर की दुकान आपकी है तो आप सेलर हो गए और मैं बायर हो गया कि नहीं? बोलो यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. इसके माइंड से सोचते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है, दो माइंड से नहीं सोचते। आप लोग सब मेरे माइंड से ही सोचिए कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए रोकड़ा है कैश, और मैं दुकान पे जाके 10,000 का फर्नीचर खरीदूंगा, तो वो ट्रांजैक्शन है या नहीं? आपने बोला यस। क्या वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? Yes. Yes. और मॉनिटरी में क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है? Yes. लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि मैं फर्नीचर लेके जाता हूँ, पेमेंट अगले हफ्ते करता हूँ, तो कौन सा ट्रांजैक्शन होता? Credit transaction. Credit. क्लियर हो गया? ट्रांजैक्शन है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, और कैश है या क्रेडिट। क्लियर हो गया? नॉन मॉनिटरी तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में अवॉइड करते हैं ना, रिकॉर्ड ही नहीं करते, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आपके सामने, मार्केट जा रहा हूँ, और मैं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में हूँ। ये किसका वीडियो ऑन हुआ? कीप योर सेल्फ ऑफ। वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूं कि मैं मार्केट जा रहा हूं, और मार्केट से मैं खरीद रहा हूं फर्नीचर और पेमेंट कर रहा हूं, और मैं आ गया वापस अपने दुकान पे या अपने ऑफिस में आ गया, और अब मैंने ये बुक निकाली। मैं इस बुक में ये जो अभी मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, वो रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. मैं अभी बुक कीपिंग करने जा रहा हूँ। बुक कीपिंग का मीनिंग बताया ना मैंने, जो भी लेन देन होता है उसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो अब मैंने ये मेरी बुक निकाली, ऑब्वियसली ये तो टेक्स्ट बुक है, नोटबुक होगी। उस नोटबुक में कुछ ऐसा ड्राइंग किया जाता है, स्ट्रक्चर ऐसा सिस्टमेटिक, एक तरीका होता है। जैसे आप लोग टेबल्स बनाते हो, डायग्राम्स बनाते हो, ग्राफ्स बनाते हो, वैसे ही ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें हम लोग जर्नल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोलिए। General. जर्नल। जनरल नहीं, जर्नल, JOURNAL। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें जो भी हम लेन देन करते हैं, ध्यान से सुनना,
जो भी हम लेन देन करते हैं उस लेन देन की एंट्री पास की जाती है। क्या पास की जाती है? Entry. एंट्री। तो हमारे सामने दूसरा सवाल कि व्हाट इज, दिख रहा है? Entry. अभी हम सीखने जा रहे हैं। बोलो ना, बोलता क्यों नहीं हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है, बोलना चाहिए सब। ट्रांजैक्शन सीख लिया, अभी क्या सीख रहे हैं? एंट्री। एंट्री। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंट्री का मतलब क्या है। एंट्री का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैंने अभी कितने रुपए खर्च किए मार्केट में जाके, बोलिए तो? 10,000 10,000 का मैं क्या खरीद के आया? फर्नीचर। Furniture. Furniture. तो मेरे पास क्या आया? फर्नीचर। Furniture. मेरे पास से क्या गया? Cash. Cash. कैश। ध्यान से सुनना, जब हम लेन देन करते हैं ना तो हमको कुछ फायदा मिलता है और सामने वाले को भी कुछ फायदा मिलता है, राइट? Yes. अगर आप मेरे पास पढ़ते हो एडमिशन लेके तो मुझे क्या मिलेगा? फीस। Fees. फीस। आपको क्या मिलेगा? Knowledge. So there is always benefit sharing between two persons. Tell me yes or no. Yes. यस सर। मुझे फायदा ये मिला कि फर्नीचर मिला और सामने वाले को फायदा क्या मिला? Profit. कैश। कैश। टेल मी वंस अगेन, व्हाट इज माय बेनिफिट? जल्दी जल्दी। Furniture. एंड व्हाट इज द सेलर्स बेनिफिट? कैश। इसलिए जनरली, फिर से मैं कह रहा हूं, पत्थर की लकीर मत समझना। जनरली जो फायदा हमको मिलता है ना उसको अकाउंट्स में हम कहते हैं डेबिट। क्या बोलते हैं? डेबिट। Debit. डेबिट। और जो फायदा हम सामने वाले को देते हैं ना उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। Credit. क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट मिलके एंट्री बनती है। क्या बनता है? Entry. एंट्री। Entry. और एंट्री होगी, मुझे क्या फायदा हुआ? Furniture. Furniture. फर्नीचर अकाउंट डेबिट। समझ में आया? हाँ. सामने वाले को क्या फायदा हुआ? क्रेडिट। Credit. Cash. Cash. सामने वाले को क्या फायदा हुआ वो पूछ रहा हूं मैं। कैश। Cash. तो कैश को क्रेडिट देंगे। क्या देंगे? Credit. Credit. इसलिए इफ आई टॉस अ कॉइन, कॉइन को उछाला जाए तो कॉइन क्या निकलेगा? हेड या टेल? राइट? काटा या छापा? बोलो यस या नो। Yes, sir. वैसे ही कोई एंट्री पास की जाए उसके भी दो पहलू है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और Credit. हर लेन देन जो हम करेंगे उस लेन देन का जो हम रिकॉर्ड के तौर पे बुक निकाल के उसमें लिखेंगे उस रिकॉर्ड को कहते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? एंट्री। चलो आ जाओ, एंट्री का मीनिंग क्या लिखा है देखिए। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, ये इसका फॉर्म है, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड विथ टू इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके कितने इफेक्ट्स होते हैं? कम से कम जल्दी बोलिए। टू इफेक्ट्स। क्या नाम लिख रहा है? टू इफेक्ट्स ऑफ डेबिट एंड Credit. डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर। सुना तो होगा ही, आपने सुना है। Yes, Yes. sir. तो जब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर फॉर्म में, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे नहीं, प्रॉपर फॉर्म में, सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर मेथड से, दो इफेक्ट्स के साथ, दो इफेक्ट्स का नाम डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसको क्या कहा जाता है? एंट्री। Entry. समझ गए? पक्का? Yes. अब आपके Yes. सामने एक उदाहरण है। हमने क्या पढ़ा इसके पहले? जल्दी बोलो। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एग्जांपल, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन करने के बाद हमको क्या पास करना है? एंट्री। Entry. Entry. मैंने बुक निकाली और बुक में पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ? एंट्री। Entry. एंट्री में मैं एक को डेबिट दूंगा, एक को क्रेडिट। Yes. Yes. ये क्या फायदा मिला? डेबिट। फर्नीचर। Furniture. फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 10,000. सामने वाले को क्या फायदा दिया? Cash. तो लिखते हैं टू कैश। एक खास बात देखिए, जो डेबिट, ये रूल है, हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता। ये अभी हमने पढ़ा कि एक मेथड और फॉर्म होता है ना एंट्री का। एंट्री का क्या होता है? मेथड और फॉर्म। तो
मेथड और फॉर्म कहता है कि जब किसी अकाउंट को डेबिट देंगे तो ऐसे लिखिए कि फर्नी, उस अकाउंट का नाम लिख के लिखिए डेबिट। कौन से अकाउंट को डेबिट दिया मैंने? फर्नीचर अकाउंट। जैसे हम लोग रियल लाइफ में अपने नाम के आगे मिस्टर एंड मिसेस यूज करते हैं कि नहीं, Yes. Yes. वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में हर एक नाम के बाद अकाउंट वर्ड यूज किया जाता है। बुक अकाउंट, बोर्ड अकाउंट, फोन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, जो पूरा उसी का हिसाब किताब देते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट दिया 10,000 रुपए से, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था ना, कैश अकाउंट क्रेडिट, है ना? हाँ, लेकिन yes. क्रेडिट के लिए क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसके आगे हमेशा क्या यूज करते हैं बताइए आप? Two. टू यूज करते हैं। यानी जिसको क्रेडिट देना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 नहीं लिखेंगे, क्रेडिट वर्ड लिखेंगे नहीं, और उसके बदले उस अकाउंट के आगे क्या वर्ड लिखेंगे? Two. टू। समझ में आई मेरी बात? Yes. Yes, sir. अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैंने अभी कहा कि एंट्री लिखने का क्या है, फॉर्म है और मेथड है, और उस मेथड में दो इफेक्ट्स बताए जाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मुझे लिखना है, आप बताइए कैसे लिखेंगे? मुझे एक एंट्री पास करनी है जिसमें मुझे सैलरी को डेबिट देना है और कैश को क्रेडिट देना है, कैसे लिखूंगा? Salary account. यस, सैलरी अकाउंट डेबिट, Account debit. टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। वेरी गुड, शाबाश, समझ गए। चलो और एक एंट्री है जिसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट देना है और बैंक को क्रेडिट। बोलिए कैसे पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी Bank. अकाउंट डेबिट Bank. टू बैंक अकाउंट, राइट? बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं बोलने का, क्रेडिट वर्ड मत बोलिए, उसके बदले बैंक के आगे क्या लगा दीजिए? दो। Two. क्योंकि ये एंट्री का मेथड है, ये एंट्री का फॉर्मेट है, और ये आपको समझ में आया? हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, डोंट वरी। लेकिन एंट्री का मीनिंग सबको समझ में आया क्या? बोलो यस या नो जल्दी। तो ट्रांजैक्शन समझे, उसके बाद एंट्री समझे। ट्रांजैक्शन अगर लेन देन है तो एंट्री उस लेन देन का रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को लिखने का एक तरीका है जो आपको बताया, और वो तरीके में दो चीजें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। Credit. जिसमें डेबिट हमारा बेनिफिट होता है और क्रेडिट ज्यादातर सामने वाले का बेनिफिट होता है। समझ गए? समझ Yes. गए? ओके, Yes, sir. ये हो गया। अब लास्ट फॉर द डे, एक और टर्म मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आप सब लोग ये लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट, प्लीज पे अटेंशन। और एक टर्म दिख रहा है आप लोगों को, तीसरा आज के लिए लास्ट। बोलिए, दिख रहा है अभी? Yes, sir. क्या Yes, लिखा है? नैरेशन। इट इज कॉल्ड Narration. नैरेशन। क्या बोलते हैं इसको? Narration. नैरेशन या नरेशन, ठीक है, वो चलता है, उच्चारण थोड़ा 19-20। नैरेशन, ओके, और नरेशन, ठीक है। ये जो नरेशन या नैरेशन लिखा है उसका मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब देखो फिर से, मैं रोजमर्रा की लाइफ में लेन देन करती हूँ, उसको क्या कहते हैं? Transaction. एक बार मैं फर्नीचर खरीद के आया, फिर मैं मशीन खरीद के आया, फिर कार खरीद के आया, फिर फर्नीचर बेच दिया मैंने, फिर लाइट बिल भर के आया, फिर मेरे मैनेजर को सैलरी दे के आया, मेरे दुकान का भाड़ा दे के आया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन को मैं एक बुक बना के उसमें रिकॉर्ड करते जाऊंगा, रिकॉर्ड करते जाऊंगा। रिकॉर्ड करूंगा यानी क्या लिखूंगा उसमें? एंट्री। Entry pass Entry. करेंगे. एंट्री। और उस एंट्री के कितने इफेक्ट्स होंगे? Two Two. effects. Debit and credit. एक डेबिट और एक Credit. क्रेडिट, राइट? और वो जो बुक है जिसमें बार बार मैं ये रिकॉर्ड करूंगा, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। क्या है नाम? Bookkeeping. जर्नल। Journal. जर्नल। उस बुक का नाम जर्नल है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ, बार बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका नाम है बुक कीपिंग। इसका नाम है Bookkeeping. यस, वेरी गुड। अब हुआ ये कि ऐसा एक जर्नल आपने देखा
और उस जर्नल के आपने किसी पेज पे देखा, बहुत सारी एंट्री पास की यार इसमें तो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस टू बैंक, कैश टू कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने देखा एक पेज के ऊपर, ध्यान से सुनना, एक पेज के ऊपर 10 एंट्रीज पास की है, 10 एंट्रीज। लास्ट फॉर द डे, प्लीज पे अटेंशन प्लीज। कितनी एंट्रीज पास की है एक पेज के ऊपर? 10. अब बच्चों आप सब अकाउंट्स पढ़ लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, तो आपको एंट्री देख के समझ में आ जाएगा ना कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। बोलो यस या नो। Yes. लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान जो अकाउंट्स नहीं जानता, अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, उसको एंट्री समझ में आएगी, डेबिट क्रेडिट की भाषा समझ में आएगी? No. नहीं। नहीं। तो अगर हम कोई एंट्री पास करते हैं, ये मैंने एंट्री पास की, आपको समझ में आ गई ये, राइट? लेकिन अगर मुझे इस एंट्री का रीजन देना है कि ये एंट्री मैंने क्यों पास की, उस रीजन को नरेशन कहा जाता है। और वो जो नरेशन या नरेशन होता है वो इस एंट्री के नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने ये एंट्री क्यों पास की? क्योंकि मैंने कैश पे फर्नीचर खरीदा इसलिए पास की। बोलो। Yes, sir. तो नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। व्हाट इज नरेशन? Explanation of Entry. पेज के ऊपर 10 एंट्रीज पास की है, किसी को आपने दिखाया, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये एंट्री किस बात की है, ये एंट्री में आपने इसको डेबिट क्यों दिया, क्रेडिट क्यों दिया, मुझे इसका रीजन चाहिए। तो हम लोग बच्चों हर एंट्री के नीचे ब्रैकेट में उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। उस एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है नरेशन। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, देखो जो सीखा उसको रिवाइज करके। क्या सीखा सबसे पहले हमने? ट्रांजैक्शन। Transaction. ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिख रहा है, पढ़ो कोई भी एक जन। फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज फर्नीचर 10,000। परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। क्या ये ट्रांजैक्शन है? Yes, sir. फिर हम क्या पास करेंगे इसकी? एंट्री। एंट्री। उसमें एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट। Yes. जो हमको बेनिफिट मिला उसको डेबिट देंगे, और जो सामने वाले को मिला उसको क्रेडिट। और एंट्री Yes. लिखने का ये फॉर्मेट है कि नहीं? Yes, sir. Yes. लिख लिया ना सबने? क्या एंट्री है, पढ़ो कोई भी एक जन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसा बोलेंगे? नो। No. टू बोल दिया तो उसमें क्रेडिट आ गया, समझ गए? ओके। अब ये सिर्फ एंट्री किसी ने देखी और उसको समझ में नहीं आया कि एंट्री किस बात की है, तो देखिए एंट्री के नीचे ब्रैकेट दिख रहा है आपको। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? नरेशन या नरेशन। व्हाट इज दिस? नरेशन। Explanation of entry. यस, कि ये एंट्री क्यों पास की है। और ये जो नरेशन लिखते हैं ना हम लोग हमेशा, वो या तो बीइंग वर्ड से शुरू कीजिए या फॉर। मैंने दोनों से स्टार्ट किया है। नरेशन पढ़िए कोई भी एक जन। बीइंग और फॉर फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। So I passed this entry because क्योंकि फर्नीचर कैश पे खरीदा था। तो जो चेक करने वाला है ना, एंट्री चेक करेगा ना, वो ये देखेगा कि इसने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है ना, तो इसकी एंट्री फर्नीचर टू कैश बराबर है। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश और ये एंट्री पास की हो, तो रॉन्ग एंट्री हुई कि नहीं? बोलो। Yes. हाँ। ये तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री पास की, और नरेशन में आपने लिखा फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, तो चेक करने वाले को पता चलेगा कि जो लेन देन हुआ है क्या उसके हिसाब से एंट्री पास की है या गलत एंट्री पास की है। इसके लिए नरेशन लिखा जाता है हर एंट्री के नीचे ब्रैकेट में। और हमेशा किससे शुरू होता है नरेशन? बीइंग और Being or फॉर। for. Now see the meaning fast. What is narration? It is a brief explanation of entry and transaction. It is the brief short. ज़्यादा लंबी कहानी नहीं लिखनी है। Brief and short explanation of the entry and transaction which is written
कहाँ लिखा जाता है? रिटन। देखिए क्या लिखा मैंने, रिटन Below the entry. entry in a Bracket. bracket and it starts with the word. Being or for. इसलिए आप ऐसे ही अगर बुक हो और Dede, निकाल के, question number is hello. How do you? अगर आप ऐसे ही बुक निकाल के उसमें एंट्रीज देखोगे ना, हर एंट्री के नीचे ब्रैकेट में आपको नरेशन मिलेगा ही। Being goods sold for cash, being goods purchased for cash, being cash deposited into the bank, being salary paid, या तो being या for। ज्यादातर लोग being ही यूज करते हैं, for कम दिखता है। Being electricity bill paid, being commission received, being salary received, transaction की एंट्री और उसके नीचे उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन, उसको कहा जाता है नरेशन। तो फ्रैंकली आप लोग मुझे फ्रैंकली बताइए, अगर आप 40 टर्म सीखेंगे तो कितना कुछ सीखने मिलेगा, राइट? मिलेगा कि नहीं? इसलिए अकाउंटेंसी सबसे वास्ट सब्जेक्ट, उसको मैं कहता हूं, अकाउंट्स के बारे में मैं कहता हूं कि इट्स अ लिमिटेड कोच ट्रेन विथ अनलिमिटेड पैसेंजर्स इन इट। क्या बोला मैंने? इट इज अ लिमिटेड कोच ट्रेन विथ अनलिमिटेड पैसेंजर्स। जैसे हमारे मुंबई की लोकल 12 डिब्बे की या 15 डिब्बे की गाड़ी है, लिमिटेड कोच वाली, लेकिन उसमें रश आवर्स में, एक वक्त था, अभी तो कोविड है, कितने पेशेंट होते हैं विरार, सॉरी कितने पैसेंजर्स होते हैं विरार लोकल में रश आवर्स में, बताना मुश्किल हो जाता है। जब आप रश आवर्स में ट्रैवल करो मुंबई के लोकल ट्रेन में तो कोई गिन नहीं पाए इतने सारे। तो एक ऐसा लिमिटेड कोच ट्रेन जिसमें कोचेस लिमिटेड है लेकिन उसके अंदर लिखी जाने वाली बातें बहुत सारी हैं, उसको हम अकाउंट्स कह सकते हैं। सो आज के लिए अकाउंट्स के ये 3 टर्म्स हो गए, सबको सब समझ में आ गया होगा आई होप। ट्रांजैक्शन का मतलब, एंट्री का मतलब और नरेशन का मतलब। इज दैट क्लियर? ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क नोट करना है आपको। नोटबुक में होमवर्क के तौर पे यू हैव टू राइट ओसीएम एंड अकाउंट्स नोट्स। यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये नोटबुक में नहीं लिखना है। ओसीएम की अलग से नोटबुक बनाई है, उसमें आप लोगों ने फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है, उसके बाद मतलब मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है, उसके आगे आपको मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन लिखना है। नोटबुक्स अलग बनानी है आपको, देख सकते हैं आप, सेपरेट नोटबुक फॉर ईच। और ये जो अकाउंट्स में हमने शुरू किया, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो हेडिंग लिख के एज इट इज आपको लिखना। नेक्स्ट लेक्चर विल बी टुमारो। टुमारो इज वेडनेसडे, टाइम इज सेम, सुबह 10 बजे, और सब्जेक्ट इज आल्सो, सब्जेक्ट्स आर आल्सो सेम, यू कैन सी ओसीएम एंड अकाउंट्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ फॉर द डे? Okay, sir. ये पढ़ाई इतनी काफी है, लेकिन आप लोग अपनी सीट पे बैठे रहेंगे, कोई लीव नहीं लेगा without informing because I have to check the attendance. Yes, sir. Yes. Please stay there. पढ़ाई आज के लिए Okay, sir. Okay.